और जो ई टेंडरिंग है उससे सरपंचों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, गांव के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और उससे जो पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज जो है, उससे क्या दिक्कत आएगी, शक्तियाँ क्या कम होंगी? ई टेंडरिंग है ना जी, ये जिस तरह कृषि के कानून आए थे ना, काले कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये विलेज कॉन्ट्रैक्टर ला रहे हैं, ठीक, इसका भी रूप वही है। देवेंद्र बबली जी की बातचीत सुनी, वो कह रहे हैं कि सरपंच कोई कमाई करने के लिए थोड़ी ना, आप सेवा करने के लिए हैं। आप तो मतलब ऐसे पैसे गिनवा रहे हैं कि मैं 1.5 करोड़ लगा के देता हूँ, मैं करोड़ रुपए लगा के देता हूँ। भाई मैं सच लाऊं, देवेंद्र बबली मेरे गांव में 1219 वोट है, मैं 10 किले छोड़ दूंगा, अपने अपने त्याग दूंगा। तो देवेंद्र बबली मेरे गांव में तो सरपंच बन के लेकर जागा थे, देवेंद्र बबली लड़ा मेरे गांव में थे इलेक्शन। जो सरकार की तरफ से जो बातचीत पत्रकारों में पुश की जा रही है, वो तो यही की जा रही है कि सरपंच तो चोर हैं, चोर बैठे हैं। सरपंच पता यार उपलाव है भाई, 50 लाख खर्चा है, 40 लाख खर्चा है, भी इनका खर्चा देख लिया 2024 में कितना खर्चा करेंगे, इनकी दारू बटेंगी, इनके रुपये बटेंगे, इनकी रैली भी होगी। सरकार है, बड़ी सरकार है, वो आप लोगों को रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करती है। कोई उनका सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें ग्रामीणों की बस भर भर के आप लोगों से डिमांड करती है, और आज आप लोगों के साथ यही कर दिया। आप लोगों की पावर शक्ति कम कर दी। अपनी कमाई करनी है ठेकेदार के माध्यम से, मोटा कमीशन इनके पास आएगा। इनका जो काला इनके दिमाग में जो है फतूर बढ़ रहा है, वो फतूर हम निकालेंगे। जो देहातियों की जो पॉलिटिकल पावर है उसको इस सरकार ने सिकोड़ने का काम किया है, और कुछ मतलब जो पावरफुल पॉलिटिशियन है वो भी सेंट्रल लेवल के, उनके हाथ में उन्होंने सारी पावर ले ली है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है, आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम सोनीपत के बीडीपीओ कार्यालय में हैं, और यहाँ पर जो इलाके के सरपंच हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप ये बैनर देख सकते हैं, ई ट्रेडिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में पंच सरपंचों द्वारा बीडीपीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। 6 जनवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा है हरियाणा भर में। हरियाणा भर के सरपंच अपने अपने बीडीपीओ कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरपंचों को, जो कि सरकार का भी एक पार्ट रहते हैं, और क्योंकि फेडरल सिस्टम है उसमें जो पंचायत सिस्टम है उसमें भी पावर होती हैं, क्या वो कम की जा रही हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो यही सवाल बनता है कि जो पंच, सरपंच, पार्षद, ये सब लोग हड़ताल पर क्यों हैं? सरकार ने जो पंचायती राज एक्ट में 92 में काफ़ी शक्तियाँ दी थी, और 94 में फिर इन्होंने संशोधन किया। हमारी शुरू से मांग रही है, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, वहाँ पे काफ़ी शक्तियाँ पंचायतों के पास है। और ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल कानून, ये दो ऐसे काले कानून सरकार लेके आई है जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं, और आज चेतावनी भी देना चाह रहे हैं। ये दोनों काले कानून किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। जैसे सीएम स्टेट का बनता है, ऐसे गांव का सरपंच, छोटा जो सीएम होता है, गांव का सीएम होता है। तो जो कार्य अब गांव के सरपंच को छोटे छोटे काम के लिए कार्यालय में धक्के खाने पड़ रहे हैं, अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ भी है। और जो ई टेंडरिंग है, इससे जो गांव की व्यवस्था खराब हो जाएगी। सरपंच कैसे हो जाएगी? जैसे ई टेंडरिंग का आप मतलब दोनों अलग अलग मुद्दे समझते हैं, राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग। सबसे पहले मैं यही समझना चाहूँगा कि जो ई टेंडरिंग है उससे सरपंचों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, गांव के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और उससे जो पंचायती सिस्टम है, पंचायती राज जो है, उससे क्या दिक्कत आएगी, शक्तियाँ क्या कम होंगी? ई टेंडरिंग जो व्यवस्था है, टेंडर होने में एक तो टाइम ज़्यादा लगा है। गाँव में सरपंच के पास काम करवाने का दबाव होता है, किसी गली का है, कोई तालाब का है, तो सरपंच के पास ग्रामीण इकट्ठे होगा होगे। और जैसे टेंडरिंग की व्यवस्था कर दी, टेंडर होने में 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। उसके बाद ठेकेदार के ऊपर डिपेंड है। अगर गांव में काम ठीक ढंग से नहीं हुआ, और अगर सरपंच उस पर दबाव डालेगा, तो वो ठेकेदार सरपंच की बदनामी करेगा। अब ये तो मेरे से वो मांग रहा है, घटिया काम करते ही पंचायत जब अंकुश लगाने का काम करेगी ना, तो दूसरी तरफ वहाँ सरपंच की छवि खराब होगी। सरपंच मजबूर बस बीच में नहीं बोल पाएगा। और जैसे पहले सरपंच की जिम्मेवारी होती थी, कोई भी काम होता था, गांव में गली खराब होगी तो सारे गांव वाले कहते भाई सरपंच ने घटिया मेटीरियल कराया, बढ़िया करती तो गांव वाले प्रशंसा करा रहे थे, भाई ईब भी जैसे गली बन रही है, 20-20 साल गली चल रही है भाई, उसके राज में गली बनी थी और आज 20 साल हो लिए, आज भी गली ऐसे की ऐसे है। तो सारी बुराई तो सरपंच के पास आ जाएगी, और ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार फैलेगा। आप निगम में देखिए, आप कमेटी में देखिए, जहाँ भी ई टेंडरिंग चल रही है, गलियाँ ना 2-2 साल में, 1.5 साल में गलियाँ बिखर जाती है। ये जो गलियाँ बना रहे हैं,
तो इससे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाएगा। टेंडरिंग में मतलब सरपंचों के हाथ में कोई खर्च करने का कोई वो नहीं छोड़ा, कितने लाख खर्च कर सकते हैं? 2 लाख से नीचे तो सरपंच अपनी मर्जी से लगा सकता है। अब मान लिया गांव में कोई आफत आ जाती है, जैसे बारिश आ जाती है, पानी निकासी का प्रबंध करना पड़ा है, क्योंकि गांव में पानी निकासी का प्रबंध नहीं है, और उस पानी के लिए एकदम जैसे गांव के खेतों से पानी निकलना पड़े, तो सरपंच 5-10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएगा? क्या टेंडर की व्यवस्था? वही टेंडर की व्यवस्था होगी क्या? टेंडर लगाने के लिए वेट करेगा किसान? अगर भाई टेंडर लगेगा उसके बाद खेत का पानी लेकड़ेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। पंचायती राज में किसी भी सूरत में ई टेंडरिंग व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकती। और राइट टू रिकॉल जो कानून है, राइट टू रिकॉल कानून हम कह रहे पहले विधानसभा पे लाओ, वहां एमएलए पे लागू करो। एमएलए को पता लगे, जो एमएलए काम नहीं करे उनको पहले जो गांव की जनता है, शहर की जनता बाहर बिठाने का काम करे। जानबूझकर सरकार ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। 2 साल, पिछले 2 साल में कोई काम नहीं हुए, और अब ग्रांट देने के बजाय लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अब जो पैसा है, ये एफएफसी का पैसा है, ये स्कीम का पैसा हर साल आता है, 6 महीने की किस्त होती है, केंद्र सरकार से आता है, ये तो कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन हमने गांव के विकास की लड़ाई लड़नी है। गांव का विकास तब संभव होगा जब सरकार सरपंचों का साथ दे। मैंने देवेंद्र बबली जी की बातचीत सुनी, वो कह रहे हैं कि सरपंच कोई कमाई करने के लिए थोड़ी ना, आप सेवा करने के लिए हैं। आप तो मतलब ऐसे पैसे गिनवा रहे हैं कि मैं 1.5 करोड़ लगा के जीतता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए लगा के जीतता हूँ, तो कमाई करने, जनता के पैसे से कमाई करना चाह रहे हैं कि बबली ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। देवेंद्र बबली जी अपने मन की बात कर रहे हैं, उनके मन में पाप छिपा हुआ है। अगर ये सरपंच कमाई के उससे आते तो गाँव का कोई भी पूरा गाँव जब चुनता है ना, तो ऐसे आदमी को चुनता जो ईमानदार हो है, उसकी छवि को देख कर वोट देता है। अगर चोर होता तो चोर को वोट थोड़ा दे देगा। देवेंद्र बबली खड़ा होकर देख ले, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा होकर ले, जमानत जब्त होगी उसकी। और जो ये गांव के आदमी चुन के आ रहे ना, गांव का जो विश्वास इन्होंने जीत रखा है, गांव में इनकी छवि अच्छी है। अगर चोर होते तो चोर को थोड़ा चुन के भेज देंगे, अच्छे आदमी को गाँव में भेजा जाता। आप लोग हर जगह धरना दे रहे हैं, सरकार से सुनने में आता है कि सरकार से आपकी बातचीत भी ढंग से हो नहीं रही और सिरे भी नहीं चढ़ रही, तो आगे का क्या आपका रहेगा कि आंदोलन कैसे तेज करोगे, कैसे सरकार को भी झुकाओगे, क्या रूपरेखा रखोगे आप? आप एक देखिए, छोटी सरकार के पास बड़ी ताकतें हैं। सरकार अपने आप झुकेगी जब गांव में नहीं घुसने देंगे। जो विधायक बन के आ रहे, मंत्री बन के आ रहे हैं, उनकी इसकी औकात बताएंगे, भाई हमारे से टकराव हुआ तो कैसे होगा। तीसरा, लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें उनको हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और चौथी बात, अभी मंत्री जी आ रहे हैं 29 तारीख को, गृह मंत्री जी, सारे ग्रामीण इकट्ठे हो गए, कल से कार्यक्रम कर रहे हैं, हर गांव में प्रोग्राम रखेंगे और प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे। बाहर से आदमी लेके आएगा, हरियाणा के आदमी नहीं आएंगे वहां पे। और ताकत, हमारी जो ताकत है ना, ताकत तो हम दिखाएंगे। सरकार मजबूरन बस आएगी, झुकेगी, क्योंकि वोट बैंक ग्रामीण क्षेत्र बहुत है। अगर विकास की बात है, गांव की विकास की लड़ाई सरपंचों की लड़ाई नहीं है, गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं ये। और शर्म की बात तो ये देखिए, जिन सरपंचों को आते ही काम करना चाहिए, वो अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, गांव का काम छोड़कर, अपने सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ पर गांव के हित के लिए बैठे हैं। एक बात ये तो आप मानते ही हैं कि जो सरकार है, बड़ी सरकार है, वो आप लोगों को रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करती है। कोई उनका सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें ग्रामीणों की बस भर भर के आप लोगों से डिमांड करती है, और आज आप लोगों के साथ ही यही कर दिया। आप लोगों की पावर, शक्ति कम कर दी जो पंचायती राज है, तो इसमें आप लोगों को गुस्सा नहीं उठता? और अगर ये ऐसे ही अपनी सरकार अपनी बात पर कायम रहती है, फिर क्या रूपरेखा? मतलब ठीक है कि आप विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा क्या रूपरेखा? अगर सरकार नहीं जागती है तो हम मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे, और जितने यहाँ पे मंत्री है, सत्ता पक्ष के जितने विधायक सांसद है, उनको घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। सारे ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, गांव के आदमी तो खुद कह रहे हैं। अभी सारे सरपंच भाई ये कह रहे हैं, भाई पहले देखते हैं सरकार क्या। गांव के आदमी खुद चाह रहे हैं, हमने गांव का विकास करना है। और जो ये प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं ना, इन पे विश्वास करके इनके माध्यम से गांव का पैसा लगेगा, उनके कहने से पैसा नहीं लगेगा। वो अपने ठेकेदार चाहते हैं, वह ठेकेदार चाहते हैं कि उनका ठेकेदार यहाँ पर आए। आप देखिए, निगम में सिविल अस्पताल के ठेके हुए हैं, गुजरात की कंपनी यहाँ पे काम करी, 17 18 जिले ले रही है। क्या हरियाणा के अंदर कोई नहीं था? पहले छोटे छोटे ठेकेदार हुआ थे, सिक्योरिटी का ठेकेदार किसी के पास, सफाई का कोई ठेका ले रहा था। अब इन्होंने सामूहिक तौर पे एक ठेकेदार कर रखा, और वो भी गुजरात का है। तो आप अंदेशा लगा सकते हो उनकी नीयत में क्या खोट है। ये तो सिर्फ ये चारे बड़ा ठेकेदार बनाया, अपनी कमाई करनी है, ठेकेदार के माध्यम से मोटा कमीशन इनके पास जाएगा। इनका जो काला इनके दिमाग में जो है फतूर बढ़ रहा है, वो फतूर हम निकालेंगे। हम किसी भी सूरत में ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे, और गाँव में कोई भी अगर ये टेंडर लगाते हैं तो हम उस पर काम नहीं होने देंगे। गाँव के अंदर किसी ठेकेदार को अंदर नहीं जाने देंगे, ये चेतावनी है हमारी।
अच्छा, मेरी ना बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, तो वो बोले कि देखो ये राइट टू रिकॉल वाला तो हमारा तो है नहीं है, ये तो जेजेपी दुष्यंत चौटाला का सपना था, तो इस गठबंधन में तो हमें भी करना पड़ा। तो आप लोगों ने कोई दुष्यंत चौटाला से कोई बातचीत पहुंचाने की कोशिश करी कि ये आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आप देखिए पूरा हरियाणा जितने चुने हुए प्रतिनिधि है सभी अपना विरोध रख रहे हैं। कहने वाली बात नहीं, बताओ हिस्सा तो वह भी है ना सरकार का। अगर सरकार कोई गलत काम करी तो क्या उसकी वो कर लेंगे, उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। कल ना वो किसी चीज को बेचने लग जा तो ये कह दे तो विपक्ष के ये तो मेरे साथ सत्ता गठबंधन है और गठबंधन के तहत हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो जानबूझ के दोनों की ना सियासतें हैं और दोनों जानबूझ के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों काले कानून है, किसी सूरत में काले कानून लागू नहीं हो सकते। और अब अगर ये इन्होंने है ना इस चीज पर डे रहे तो चुनाव में हम इनको औकात दिखा देंगे, इनकी औकात क्या है। अच्छा, एक मैं कई सामाजिक विज्ञानियों से बात कर रहा, प्रोफेसरों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जो देहातियों की जो पॉलिटिकल पावर है उसको इस सरकार ने सिकोड़ने का काम किया है और कुछ मतलब जो पावरफुल पॉलिटिशियन है वो भी सेंट्रल लेवल के, अब उनके हाथ में उन्होंने सारी पावर ले ली है। तो जो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और जो मतलब अलग अलग पावर सेंटर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, चाहे पंचायती राज व्यवस्था के हों, स्टेट्स में हों, तो उनको कम किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं कि क्या देहात की राजनीतिक ताकत सच में ही कम हो रही है? बिल्कुल है, जिस तरह से ये कानून लेके आ रहे हैं, जिस तरह से पंचायती राज में जो इनको दे रखी है, शक्तियाँ दे रखी है, उन शक्तियों को जानबूझ के कम करना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि जो भी नुमाइंदे बन के आए, जो भी सरपंच बन के आए, वो इनकी कठपुतली रहे। लेकिन अब जो है इनकी ये जो खोट है नीयत, ये नहीं होने देंगे और हम कठपुतली की बजाय पावरफुल जो एक है ना पढ़ी लिखी पंचायत है, युवा सरपंच है सारे, वो सारे पढ़े लिखे हैं, सारे अपनी शक्तियों को जानते हैं। अब इनके बगावे में आने वाले नहीं है और हम मजबूती के साथ गाँव का विकास करेंगे। और गाँव में जो पैसा आएगा यह भी चेतावनी है, अगर इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश करी है, जो पैसा आ रहा है हम उस पैसे से खुद भी काम करेंगे। कोई रोक टोक होगी करके देख ले, जो पैसा पंचायत में आ रहा है ना वो भी करेंगे। चाहे हमने चंदा भी इकट्ठा करना पड़ जाओ, हम अपने गांव के विकास के लिए हर उस पे जा सकते हैं और मेहनत करेंगे। चाहे हमने गांव से चंदा इकट्ठा करके हमने गांव का विकास करना पड़े, हम गांव का विकास सर्वप्रथम, हमारी पहली कोशिश है हम अपने गांव को अच्छे स्तर पर लेके जाए। जी, ये थे सोनीपत इलाके के सरपंच, पार्षद और पंच। हाँ जी, नमस्कार, मैं अमित रोड से। आपने ना एक सवाल किया था वो सरपंच का, जो टोहाने वाले का 1.5 करोड़ रुपए का वो बोल रहा था, वो टोहाने जिसने बोला था, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, उसने समाज सेवा में लगाया है। अगर एक बार बताओ, उसने पैसे की भूख होती तो 1.5 करोड़ से वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर लेता, अच्छा मार्जिन देता। उसने समाज सेवा में कहीं गांव में फर्श मंदिर का पक्का करवा दिया, किसी चीज़ की रिपेयरिंग करवा दी, किसी गरीब आदमी की मदद कर दी, सर्दी के लिए कंबल वगैरह, पानी की निकासी, सफाई। उसने समाज सेवा में पहले ही जो आदमी अपने घर से 1.5 करोड़ रुपया लगा चुका है, भाई साहब वो कमाने का लालच थोड़ा रखेगा। 1.5 करोड़ रुपए में तो बहुत अच्छा बिजनेस चालू हो सकता है। जिस आदमी को पैसे की भूख होगी वो 1.5 करोड़ रुपए थोड़ा लगाएगा। उसका जो बयान है वो तो रोड मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उस भाई ने ये कहा था भाई मैं 1.5 करोड़ रुपए लगा के सरपंच बना हूँ, इसलिए नहीं बना हूँ मैं खाने के लिए, मैंने पहले पैसा अपने घर से लगा रखा, कमाने के लिए थोड़ा लगा रखा। उसके बयानों को मीडिया द्वारा और तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया जा रहा है। नहीं, वो तो देखो बातचीत तो होती है लगातार, जो सरकार की तरफ से जो बातचीत पत्रकारों में पुश की जा रही है वो तो यही की जा रही है कि सरपंच तो चोर हैं, चोर बैठे हैं। नहीं, तो लगातार किसी चोरी कर ली, कुछ चोरी बताओ तो क्या कर लिया किसी ने चोरी अब तक? किसी ने कुछ लगाया नहीं और नहीं, कैसे चोर हो गया? ईबता इधर सरपंच शपथ लेगा, सीधे धरने पाए हैं। किसने चोरी कर ली? चोरी का तो मानना है खुद सरकार चोर है। ठीक, मंत्री ठेकेदारों के थ्रू 10% जैसे दुष्यंत चौटाला जी लेते हैं ठेकेदारों से, इसी तरह हम पंचायत मंत्री भी 10% सीधा कमीशन लेना चाहे हैं। यो सारा खेल है। ठीक, इसीलिए ये इन्होंने ही टेंडरिंग लागू करी है। नहीं तो सरपंच जनता ने चुन रखे, वो बढ़िया काम करेगा, ठेकेदार बढ़िया काम करेगा। जबकि सरपंच के पास संसाधन है सारे, भाई गांव में उसके पास मिस्त्री भी है, मजदूर भी है, वो अपने गांव के मिस्त्री मजदूर को काम भी देगा और काम भी बढ़िया कराओगा। फिर ठेकेदारी प्रथा क्यों? अब 2 साल से जब ये कार्य बंद थे, सरपंच नहीं थे गांव में, पंचायत कार्यालय के पास इसका चार्ज था, तो तब उस टाइम पर गांव में सफाई भी नहीं हुई। इन नई टेंडरिंग तो क्या कर दिया? जब इनके पास था सब कुछ, इनने क्या कर दिया? सरकार ने क्या कराया है? 2 साल से ही टेंडरिंग क्यों नहीं लागू करी इनने? पंचायत का फंड जो पंचायतों में ऐसे ही पड़ा है, एक पैसा नहीं लगा। 10% मुश्किल से सोनीपत ब्लॉक का फंड 2 साल में गांव विकास के लिए तरसते रहे, 10% राशि भी नहीं लगाई इन्होंने। कुल मिला के ये है, दोनों काले कानून नहीं लागू होगे, नहीं लागू होगे, नहीं होगे। मेरा नाम चांद है, मैं जाजी गांव से सरपंच हूँ।
सरपंच पर आरोप लाओ है भाई 50 लाख खर्चा है 40 लाख खर्चा है, ये भी इनका खर्चा देख लिया 2024 में कितना खर्चा करेंगे, इनकी दारू बटेंगी, इनके रुपये बटेंगे, इनकी रैली भी होंगी, कितने खर्चे हो जाए, इन कितना कमाओ भाई, हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। और हेलीकॉप्टर में बढ़ रहे हैं, ये तो सारे का चलना भाई, ऊपर नीचे का सारे का चलना, ये सरपंच पर आरोप है सारे। जनता ने लूटेंगे, और ये लूट लाग रहे हैं, ई टेंडिंग से भी जनता ने लूटेंगे। 10% पहले ठेका होने से भी पहले इन दोनों खर्चा चला जा 10% का, ये सरपंच पर आरोप लाओ। सरपंच इन्हें पता है अगर भाई जाल टूट रहे हैं यार, तो वो किस तरीका ठीक होंगे, कई जाल टूट रहे हैं भाई, पुली टूट रही है, छोटे मोटे काम है, 5-7 लाख 10 लाख रुपये काम है, इन्हें पता हुआ है वो काम जरूरी है, सरपंच ने पता हुआ है, सरपंच ने पता हुआ है। या जो पीपी लागू करी है इसका सरपंच ने पता है कौन अमीर कौन गरीब है। इन्होंने तो 1,80,000 कर दिया, 1,80,000 में तो कुछ के शीशे हो रहे हैं जो नाजायज हो रहे हैं, कुछ शीशे हो रहे हैं जो कभी हो ही नहीं रहे, जो जायज थे होने चाहिए थे। जिनकी आमदनी 20,000 रुपये 2 साल की भी नहीं है, उनकी आमदनी 5 लाख रुपये दिखा रखी है। सरपंच ने पता हो, सरपंच के हाथ में पावर हो, गाँव के बासिंदा ने जानता भाई सरपंच भाई मतलब इसकी आमदनी कितनी है कि नहीं है। हाँ तो सरपंच वेरीफाई करके दे उसने, सरपंच बताओ भाई उसने कि भाई इसकी आमदनी है कि ना है। सरपंच अमीर गरीब बताओगा, जैसे मोदी बता रहा है भाई भारत में अमीर गरीब कौन है, गांव में सरपंच बताओगा अमीर गरीब कौन है भाई, मन होने बात न थे। मोदी जी तो कहाँ बता रहे, मोदी जी के टाइम पे तो गरीब और अमीर की खाई ज़्यादा बड़ी है भाई। बड़ तो रही है तो कह रहा हूँ मैं, ये ऊपर तो अपने अपने डाटा तैयार कर दिया, गाँव में के हालात ने कौन जाने है, सरपंच जाने है। सरपंच के बारे आगे 50 इनके बारे आगे जाओ 5 आदमी, कोई से के MP MLA के आगे दिखा दो, इतने 10 गुना तो सरपंच के बारे आगे जा, रोज आदमी सुबह उठते, इनके दफ्तर 11 बजे खोल, सरपंच के 5 बजे खोल ले है, रात में भी सरपंच दौड़ जाओ है, दिन में भी सरपंच दौड़ जाओ है, ये भी सरपंच दौड़ रहे, गाँव में हांडल लाग रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे धरने बैठे हैं, ये सारा काम तो की हो रहा है। अरे मंत्री आ गए थे जी 11 बजे कबाड़ खोल रहे हैं, सरपंच 24 घंटे तैयार रहता है जनता के लिए। एक ये जो ई टेंडरिंग है ना जी, ये जिस तरह कृषि के कानून आए थे ना, काले कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये विलेज कॉन्ट्रैक्टर ला रहे हैं, ठीक, इसका भी रूप वही है। अब धीरे धीरे 10 ठेकेदार होंगे, 2 होंगे, फिर वही 2 हो जाएंगे जो प्रचलित हैं अडानी अंबानी, ठीक, ये गाँव को ठेके पर देने का काम करने लग रहे हैं, ठीक। पंच सरपंच कुछ नहीं, ये इन सब का केंद्रीयकरण, सारी ताकत का केंद्रीयकरण करके और सरपंचों की पावर कम करके, थोड़े दिन ई टेंडरिंग रह गया, 2 ठेकेदार 4 ठेकेदार 10 ठेकेदार आओगे, फिर वो एक ठेकेदार पहले वो गुजरात का ले रहा है भाई 500 का 100 का माई ठेके, ठीक, तो ये काम चलने नहीं देंगे जी। आप देखिए पहले ना छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर हुआ थे, और वो क्या करते थे, अपना एक आध मकान प्लाटिंग कर ली, बेच दिया। अब दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जैसे कॉलोनियाँ काट रहे हैं, मनमाए रेट ले रहे हैं, आम डीलर तो ख़त्म हो गया। और अब बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता है वो है इतने बड़े अपने आप प्लाटिंग करे, पूरा जाल बिछा रखे हैं यहाँ पे। इनका जो ना काले चिट्टे खोलेंगे ना, दिखाएंगे हम सोनीपत के अंदर काले चिट्टे खोलेंगे। अभी हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, जितने यहाँ पे बड़े नेता ना जो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाने लग रहे हैं, और 10 दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट जारी करेंगे हम। अब उनके काले कारनामे क्या है, किस तरह वो डील कर रहे हैं, जमीन रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कई 100 एकड़ जमीन खरीद रखी है यहाँ के नेताओं ने, वो सारी चीज ओपन करेंगे यहाँ पे, नाम देंगे बिल्कुल उनके बकायदा नाम, लिस्ट देंगे किस किस एरिया में कहाँ से पैसा आ गया उनके पास, उनके पैसे की जांच उनकी होनी चाहिए, वो सारी चीज देंगे हम। देख लीजिए नेताजी, आप सरपंचों की ताकत कम करने चले थे, आप लोगों के ऊपर भी इन्होंने हमला बोल दिया है, चाहे आपकी रैलियां हो या फिर 24 में आपके चुनाव की बात हो या फिर बात हो आपकी जो प्रॉपर्टी डीलिंग की चीज़ों की लेकर। तो ये अगर आप इनके ऊपर आघात कर रहे हैं तो ये लोग भी बिल्कुल अपने हिसाब से। हाँ जी, 90 MLA है हरियाणा में, 90 गाँव मत है, इलेक्शन लड़के देख लो, बता देंगे उनकी पावर कितनी है। हमने तो पता है, सुनो मानो MLA MP तो कोई भी बन जाएगा। आज मेरे को MLA की टिकट दे दी, MP की टिकट दे दी, मैं लहर में बन जाऊंगा भाई, मेरे बारे में पता ही नहीं हो, और काम ने मेरे काम ने तो पता होगा। सरपंच का तो हर एक नस वाकिफ हुआ है पब्लिक के, भाई काम बना हुआ सरपंच ने बना हुआ है, और तो सोच समझ गए बना हुआ है, हर एक नस वाकिफ हो सरपंच की। MP MLA का नहीं पता होता कौन की। जितने भी ठेकेदार हैं उनमें से 70% ठेकेदार इन नेताओं के रिलेशन में हैं, रिलेटिव हैं।
तो जितनी भी ग्रांट आएंगी, जितना पैसा आएगा वो नीचे से ऊपर तक बटेगा, ठीक है। और रही मंत्री की बात, जितना भी ये सरपंचों के बारे में नेगेटिव पॉइंट कह रहे हैं, नेगेटिव बात कह रहे हैं, चोर बता रहे हैं, ऐसा है जो विचारा अंदर तक जैसा हो सामने वाले को वो वैसा ही मानता है। तो वो सरपंचों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, वो गांव के विश्वास के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिन अपने विश्वास को सरपंच चुना है। गांव की जनता का अपमान कर रहे हैं जी वो। अरे भाई मैं सतलाऊ हूँ, देवेंद्र पब्ली मेरे गांव में 1219 वोट है, मैं 10 किले छोड़ दूंगा, अपने अपने त्याग दूंगा। तो देवेंद्र पब्ली मेरे गांव में तो सरपंच बन के लेकर जागा थे, देवेंद्र पब्ली लड़ा मेरे गांव में थे इलेक्शन। 10 किले है, 10 किले उसके नाम कर दूंगा, कह दिए। एक चीज और भी है, अब जब छेड़ने वाली बात आई ना, जो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई ना, पूर्व सांसद पूर्व विधायक जो मोटी पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब भी अपने हक के लिए कोई संशोधन करना तो आराम से संशोधन कर देते हैं। अब इनको औकात बताएंगे, जो पेंशन है ना, पेंशन के खिलाफ भी ग्रामीण इकट्ठे हो गए, पूर्व सांसद पूर्व विधायकों की, क्योंकि पैसा हमारा हो। ये किसी जगह बॉर्डर पर लड़ाई नहीं लड़ते, जगह बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। इस पर भी कलम उठवाऊं, बंद करवाऊं इनकी, या पेंशन भी, या पेंशन भी, ये पेंशन भी बंद करेंगे। अब ये पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए, भी आंदोलन चलेगा भी। अब इन्होंने छेड़ा तो हमारे ऊपर छेड़ा ना, हम बताएंगे मौज कैसे लेते हैं। एक भाई साहब, 1952 से जब से पंचायती राज कानून बनाया है, जब से 3000 रुपये एक सरपंच को पावर है, वो जो कोई एमएलए एमपी आ जाता है 3000 रुपये खर्च कर सके है। इन एमएलए एमपी ने तो अपने चारे फलाना डकड़ा सारी चीज़ कितनी बढ़ा ली, ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, और वो 3000 रुपये जिस दिन कानून बनाया था उस दिन 3000 है, आज तक 3000 हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी इन्होंने। और जबकि एक एमएलए एमपी आओ तो सरपंच के 10,000 15,000 20,000 रुपये घर से खर्च होते हैं। ये टेंडर तो उठ रहे हैं भाई, पहले लाइट आके उठ रहे हैं। अच्छा, ये रिक्शा सफाई वाली इनके उठ रहे हैं, लाइब्रेरी किताबा के उठ रहे हैं, पहले ठेके उठ चुके हैं, ठीक है। ये दही सुनो, जबरदस्ती चेक कटवाने हैं सरपंच साहब, ये भी अगला दबाव यो रहेगा, अब चेक काटो, ठीक है। यो टेंडर तो उठ लिए पहले, चेक नहीं कटने दो ना, मतलब भी नहीं चेक क्या किसे सरपंचा का, ये जनता के हक लाल के पैसे हैं, जनता टैक्स देती है। चाहे एक घर में कुछ भी लाओ तो उस पर टैक्स देती है जनता है, जनता है पीछे हैं, इनके पीछे थोड़ा ना भाई चेक दे देंगे, ठीक। ये तो किसान बैठे उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे थे, आप लोगों को चोर बता रहे हैं। इनने छोड़ गए, सब आतंकवादी, सब खालिस्तानी है, सब बेईमान है, सब भ्रष्टाचारी है, ठीक है। और गाँव मान दो भाई, इनने देखेंगे हमारी इनकी हार पार की बस। भाई ये सत्ता की नशे के मैं बोल रहे हैं। नहीं है, हमने अपने जो अधिकार है ना, वो अधिकार चाहिए। सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चौटाला और चाहे कोई भी हो, हमने अपने अधिकार चाहिए। इन अपने अधिकार पूरे चाहिए, इन सरपंच के अधिकार इन खोस लिए सारे। आप देख रहे हैं कि कैसे सरपंचों में गुस्सा है, कितने लेवल का। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के लिए जो धरना दे रहे हैं, उसके उन दोनों कानूनों के ऊपर उनको भी कृषि कानूनों की तर्ज पे ही काले कानून ये सरपंच बता रहे हैं। अपने हल्के में कोई भी विधायक ऑनलाइन वोटिंग करा के देख ले, राइट टू रिकॉल का तो जब पता चल जाएगा उन्हें। सरपंच साहब कुछ अपने छोटे नरम गरम ने तो कोई भी कुछ कह देगा यार, अपने तो ऊपर लेने कह के देखो ना, नरम गरम ने तो कुतिया बैठी आड़े, कुतिया 4 मारा लट गए, अपने ठाडे टकरा के देखो। सरपंच ने दिखा भाई, छोटे छोटे लेवल गए हैं भाई, 1000 1200 1500 2000 वोट आगे हैं, पर इनकी ताकत रहा मेरा इनने। ये सोनीपत इलाके के सरपंच हैं और इन्होंने अपनी बात साफ करी दोनों कानूनों के ऊपर, और लगातार बातचीत भी हो रही है, क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद देखा गया था कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की नीति अपनाई गई थी। चाहे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स थे उनको पावर दी गई थी, सरपंच, पंच, नगर में जो पार्षद होते हैं नगर निगम को दी गई थी। इसी तरीके से विधायक थे और सांसद थे, अलग अलग जो डिसेंट्रलाइजेशन की गई थी पावर की। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से सरकार के ऊपर उस सत्ता को की केंद्रीकरण की बात हो रही है। ये भी बार बार नारा भी चलता है विपक्ष की तरफ से कि सरकार को 4 आदमी चला रहे हैं, 2 बड़े वाले और 2 उनके जो उद्योगपति दोस्त हैं। और यहाँ पर भी सरपंच जो इशारा कर रहे हैं कि पहले छोटे छोटे ठेकेदार होते थे, अब गुजरात की एक कंपनी के पास ही 17-18 जिलों के ठेके हैं, यानी कि एक उनका गुजरात का ही कोई फेवरेट ठेकेदार होगा और वही कमीशन देने की ये आरोप सरपंच लगा रहे हैं।
तो लगातार अब दोबारा जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर जो हमला हो रहा है, जो सेंट्रलाइजेशन की कोशिश हो रही सरकार की, उसके खिलाफ देहात से अब आवाज़ मुखर हो रही है।